हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम खान सर के बुक भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान का, जिसमें 3000 प्लस फैक्ट दिया है, उसमें का चैप्टर 5 को देखेंगे। और चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का वीडियो हम बना चुके हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खान सर के बुक का। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर चैप्टर है नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या है उसे हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, संविधान निर्माण के बाद संविधान द्वारा 4 श्रेणी के लोगों को भारतीय नागरिक माना गया। ये श्रेणियां कौन सी है? तो फर्स्ट श्रेणी है व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। तो व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो भारत का नागरिक माना गया। नेक्स्ट है व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, यानी पाकिस्तान से जो आया हो। थर्ड है व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया हो उसके बाद फिर भारत में लौट आया हो वो व्यक्ति। नेक्स्ट है भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। तो भारतीय मूल यानी भारत में उसका पूर्वज रहा हो और वो बाहर किसी देश में रह रहा हो, वो भी भारत का नागरिक माना गया है। तो क्या है, संविधान निर्माण के बाद संविधान द्वारा 4 श्रेणी के लोगों को भारतीय नागरिक माना गया। ये श्रेणियां कौन सी है? तो फर्स्ट है व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। सेकेंड है व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। थर्ड है व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। फोर्थ है भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 में दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, नागरिकता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 में है। 5 से 11 में नागरिकता संबंधी अधिकार है। नेक्स्ट है, क्या भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं है। नागरिकता की परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं है। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेद को तुरंत लागू कर दिया था? तो अनुच्छेद 5 से 9 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ, तो संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था? तो अनुच्छेद 5 से 9 को तुरंत लागू। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो कब लागू हुए भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान? तो नवंबर 1949 में। नवंबर 1949 में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए। ध्यान रखेंगे, नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो नवंबर 1949 में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता है यहाँ पे। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है, केंद्र सरकार। तो गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों का उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में संविधान के प्रारंभ से पहले, तो संविधान के प्रारंभ से पहले यानी संविधान से पहले पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता के अधिकारों का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में यह किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास कर गए थे किंतु बाद में भारत लौट आए थे? तो अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में संविधान के किस अनुच्छेद में उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास कर गए किंतु बाद में भारत लौट आए? तो अनुच्छेद 7 में। यानी 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए और उसके बाद भारत में फिर लौट आए, तो अनुच्छेद 7 में इसके बारे में उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है, विदेशों में पाकिस्तान को छोड़कर, यानी विदेश में पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, ये विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 8 के तहत। विदेशों में, तो विदेश में खाली के पाकिस्तान को छोड़कर दूसरा देश जो होगा, विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 8 के तहत विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में किसी देश की नागरिकता यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 9 में। ध्यान रखेंगे, अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से लेते हैं तो हमारा नागरिकता हमारे देश से
खुद ही अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यह किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता, संसद के नागरिकता, तो संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 9 में है। ध्यान रखेंगे, संसद को, संसद के अंतर्गत हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों आते हैं। ये तीनों ही मिलकर नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। इन तीनों को ही हम संसद बोलते हैं। और ये अनुच्छेद 11 में दिया है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बनाएगा। नेक्स्ट है, संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 6 बार। संसद ने इसी अधिकार, यानी यही जो अधिकार है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। तो नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया क्योंकि संसद को यह अनुच्छेद 11 के तहत अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बनाएगा। तो वही 1955 पारित किया। इस अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 6 बार। 6 बार 1955 नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ। वो 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन हुआ। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। तो वही नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन सी है? तो 1955 जो नागरिकता अधिनियम है, इसके नागरिकता प्राप्त करने के शर्तें कौन सी है? तो जन्म से वंशानुगत, यानी वंश से पंजीकरण, तो पंजीकरण करा के प्राकृतिक या नेचुरली, और क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर, तो 1955 जो नागरिकता अधिनियम है, इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन सी है? तो जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वह अवधि कितनी थी? तो 5 वर्ष। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक, यानी 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वह अवधि कितनी थी? तो 1955 के तहत 5 वर्ष थी। नेक्स्ट, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले भारत में कम से कम 6 माह तक निवास करना पड़ता था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत यह अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 5 वर्ष। ये संशोधन नहीं हुआ उससे पहले 5 वर्ष तक पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहते थे उन्हें रहना होता था, 6 माह तक निवास करना पड़ता था भारत में। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के बाद अवधि बढ़ाकर इसे 5 वर्ष तक कर दिया, यानी 5 वर्ष तक भारत में रहेगा, उसके बाद पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, पॉइंट को समझने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार पारस्परिकता के आधार पर किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है? तो राष्ट्रमंडल के। केंद्र सरकार पारस्परिकता के आधार पर किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है? तो राष्ट्रमंडल के। नेक्स्ट है, पहले भारत के बाहर पैदा हुए बच्चे को केवल उसी स्थिति में भारत की नागरिकता मिलती थी यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार यह निश्चित किया है कि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 जब नहीं था तो केवल उसका अगर पिता है भारत का और किसी बच्चा का जन्म विदेश में हुआ है तभी उसको भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 को आने के बाद अगर वो इंडियन माँ भी है तो भी उसको भारत की माँ है उस बच्चे की, तो भी उसको भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। तो पहले भारत से बाहर पैदा हुए बच्चे को केवल उसी स्थिति में भारत की नागरिकता मिलती थी यदि उसका पिता भारत का नहीं, पिता भारत का नागरिक हो। तब किस संशोधन अधिनियम के अनुसार यह निश्चित किया गया कि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उस भारत की नागरिकता मिलेगी? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। ध्यान रखेंगे, उसके बाद बच्चे की माँ अगर भारतीय है, उससे पहले अगर माँ भारतीय है तो उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलता था भारत की। लेकिन 1992 संशोधन अधिनियम आने के बाद उस बच्चे की माँ होने पर भी बच्चे का अगर माँ इंडियन है तो उस बच्चे को नागरिकता मिलेगा भारत का।
अब दिया है भाग 2। भाग 2 को देखते हैं। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में है नागरिकता से, तो देखते हैं अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 में है। ध्यान रखेंगे ये अनुच्छेद से 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में, ये भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 आता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, यानी भारत से पाकिस्तान से जो भारत आने वाले व्यक्ति है उनको नागरिकता के अधिकार को अनुच्छेद 6 में दिया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने के बाद कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान में जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार कैसे होगा, वो अनुच्छेद 7 में दिया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों का नागरिकता के अधिकार। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के, यानी भारतीय जो उसका मूल रहा हो, जो मूल मानी उसके दादा परदादा भारतीय रहे उस व्यक्तियों को, और वो विदेश में रह रहा है। तो ये भारतीय उद्भव कहने का मतलब क्या है, तो भारतीय उद्भव कहने का मतलब उसका दादा परदादा भारत में रहते हो और बट उसका पोता सब है वो सब विदेश में रह रहा है, पोता पर पोता कहे तो उस व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 में दिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 हुआ तो विदेशी राज्य की नागरिकता। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना, यानी कोई भी व्यक्ति जो है भारतीय वो भारत का नागरिक तभी तक हुआ जब तक वह किसी दूसरे देश का नागरिकता स्वेच्छा से अपना न ले। अगर स्वेच्छा से कोई विदेश का नागरिकता अपना लेता है तो वो बिना कहे ही, बिना उसको अति ख़त्म करे, उसका अपने आप नागरिकता खत्म हो जाएगा भारत का, अगर वो किसी दूसरे देश का नागरिकता अपना लेता है। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकार कौन कौन से वो बना रहेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो अनुच्छेद 11 क्या है, संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना अनुच्छेद 11 में दिया है। किसे कहते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप किसे कहते हैं, तो नागरिकता किसे कहते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी एग्जाम में पूछे क्या भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी हुई है, तो नहीं, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। नागरिकता किसी व्यक्ति की उस स्थिति को कहते हैं जिसके अनुसार वह अपने राज्य में साधारण एवं राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार रहता है। तो वो साधारण और राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार रहता है। नागरिकता वस्तुतः लोकतंत्रात्मक राज्य के मूल आवश्यक सिद्धांतों में से एक है। नागरिकता वस्तुतः लोकतंत्रात्मक राज्य के मूल आवश्यक सिद्धांतों में से एक है, जो यह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त है। नागरिकता कतिपय दायित्व, अधिकारों, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों को स्पष्ट करती है। वास्तव में नागरिकता व्यक्ति एवं राज्य के बीच एक ऐसी कानूनी संबंध को व्यक्त करती है जिसमें व्यक्ति अपनी निष्ठा राज्य के प्रति दिखाता है, अपनी निष्ठा राज्य के प्रति दिखाता है और राज्य इसके बदले व्यक्ति को संरक्षण प्रदान को मतदान देने का अधिकार तो प्राप्त ही, साथ साथ राज्य के सभी पद भी उसके लिए खुले होते हैं। तो राज्य का जो सभी पद होता है उसके लिए खुला होता है और नागरिकों को मतदान देने का अधिकार तो प्राप्त है ही। यह अधिकार विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। ये जो होता है सभी पद उसके लिए खुले होते हैं नागरिक के लिए, लेकिन विदेशी लोगों के लिए प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एकल नागरिकता अपनाई है। एकल नागरिकता भारतीय जब एग्जाम में पूछे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए कैसी नागरिकता अपनाई है, तो एकल नागरिकता अपनाई है। अर्थात भारत संघ के नागरिक सिर्फ भारत के नागरिक होंगे, भारतीय राज्यों के नहीं। तो अर्थात भारत संघ के जो नागरिक होंगे सिर्फ भारत के नागरिक होंगे, भारतीय राज्यों के नहीं। ये नहीं कहेंगे कि हम इस राज्य के उस राज्य के पहले देश का नागरिक, उसके बाद किसी राज्य का। नेक्स्ट है NRI कौन होते हैं। NRI क्या होता है, तो नॉन रेसिडेंट इंडियंस को NRI कहते हैं। देखते हैं अनिवासी भारतीय कौन होते हैं, तो भारत के पासपोर्ट धारक नागरिक, जो भारत के पासपोर्ट धारक होते हैं, जो भारत के पासपोर्ट को धारक करते हैं वही होते हैं NRI। इन्हें नागरिकता संबंधी सभी सुविधाएं प्राप्त होती है, जो नागरिकता में होती है संबंधी सुविधा वो सभी प्राप्त होती है। इन्हें मताधिकार, बैंक खाता खोलने संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। तो इन्हें मत देने का अधिकार भी है और बैंक खाता खोलने संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। किसको, NRI को।
ये किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 183 दिनों के लिए किसी अन्य देश में रहते हैं। ये किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 183 दिनों के लिए अन्य देश में रहते हैं। 183 दिनों के लिए किसी अन्य देश में रहते हैं। एनआरआई को वोट देने का अधिकार होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी केवल वही आय भारत में कर योग्य होती है। और एनआरआई को वोट देने का अधिकार होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी केवल वही आय भारत में कर योग्य होती है जो वे भारत में कमाते हैं। जो कर जो होता है वो केवल भारत में कमाते हैं उसी पर देना होगा। पीआईओज कौन होते हैं? पीआईओज, ध्यान, पीआईओज तो भारतीय मूल के लोग या भारतवंशी, भारतवंशी पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को पीआईओज कहते हैं। वे लोग हैं जो कभी भारत के नागरिक नहीं रहे। तो पीआईओज वे लोग हैं जो कभी भारत के नागरिक नहीं रहे लेकिन इनके पूर्वज में से कोई कभी भारतीय नागरिक रहा था। प्रवासी भारतीयों का सर्वाधिक संकेंद्र अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, खाड़ी देशों, अन्य यूरोपीय देशों में है। तो प्रवासी भारतीयों का सर्वाधिक संकेंद्रण, तो सर्वाधिक संकेंद्रण किन देशों में है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, खाड़ी देशों व अन्य यूरोपीय देशों में है। जबकि भारतवंशियों का सर्वाधिक संकेंद्रण कैरिबियन देशों, पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका और फिजी में है। फिजी में है। बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका को छोड़कर किसी अन्य देश के इन पासपोर्टधारियों को इन देशों को ध्यान रखें, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़कर किसी अन्य देश के इन पासपोर्टधारियों को पहले पीआईओ कार्ड जारी किया जाता था। तो पहले क्या होता था? पीआईओ कार्ड जारी किया जाता था। परंतु 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने पीआईओ कार्ड योजना को वापस ले लिया। तो 15 जनवरी 2015 से पहले पीआईओ कार्ड जारी किया जाता था, परंतु 15 जनवरी 2015 के बाद भारत सरकार ने पीआईओ कार्ड योजना को वापस ले लिया और इसे ओसीआई के साथ मिला दिया। तो इसे ओसीआई के साथ मिला दिया, उसको पीआईओ कार्ड को वापस ले लिया और ओसीआई कार्ड के साथ इसे मिला दिया। देखते हैं किसे कहते हैं ओसीआई, किसे कहते हैं? तो समुद्र पारीय भारतीय नागरिक। तो समुद्र पारीय भारतीय नागरिक ओसीआई। तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो ओसीआई वे लोग हैं। तो ओसीआई वे लोग हैं जो कभी ना कभी भारतीय नागरिक थे, तो कभी ना कभी वो भारतीय नागरिक थे और वर्तमान में अस्थायी तौर पर विदेश में रह रहा है। तो वर्तमान में अस्थायी तौर पर विदेश में रह रहा है, परंतु वो कभी ना कभी भारतीय नागरिक थे। ये विदेशी नागरिक होते हैं तथा साधारणतः इसका निवास विदेश में होता है। साधारणतः ये विदेशी नागरिक होते तथा साधारणतः इसका निवास विदेश में होता है। भारत में इन्हें जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा उपलब्ध है। तो भारत में इन्हें जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा उपलब्ध है। 5 वर्ष पंजीयन एवं 1 वर्ष तक भारत में रहने पर इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ये भारत में भारतीय मुद्रा में बैंक खाता खोल सकते हैं। तो भारत में इन्हें जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा होती है। तो भारत में इन्हें जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा उपलब्ध है। 5 वर्ष पंजीयन 1 वर्ष तक भारत में रहने पर इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ये भारत में भारतीय मुद्रा में बैंक खाता खोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, देखे थे पीछे। तो माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की अनुमति के बिना लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहे, तो भारत सरकार की अनुमति के बिना लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहे और विदेश के भारतीय दूतावास में अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की इच्छा से प्रतिवर्ष पंजीकरण भी न कराए, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी या बरकरार रहेगी? तो समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की अनुमति के बिना, तो भारत सरकार की अनुमति के बिना लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहे और विदेश के भारतीय दूतावास में अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की इच्छा से प्रतिवर्ष पंजीकरण भी न कराए, तो आप पंजीकरण भी न कराए तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी या बरकरार रहेगी? तो नहीं, समाप्त हो जाएगी।
पंजीकरण भी नहीं कराए तो उसका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, किस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरे अवैध प्रवासी न हो। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में। नेक्स्ट है, भारत में दोहरी नागरिकता के लिए किस अधिनियम के तहत 16 चयनित देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में 16 देश कौन है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। तो भारत में दोहरी नागरिकता के लिए किस अधिनियम के तहत 16 चयनित देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत को ओवरसीज नागरिकता प्रदान करा? तो इन देशों में रहने वाले व्यक्तियों को ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में। और ये 16 देश कौन है? तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। ध्यान रखेंगे यही 16 देश है। नेक्स्ट है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्राप्त भारतीय मूल के लोगों को किस प्रकार का वीजा मिलता है? तो लाइफ टाइम वीजा मिलता है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्राप्त भारतीय मूल के लोगों को किस प्रकार का वीजा मिलता है? तो लाइफ टाइम वीजा मिलता है। नेक्स्ट है, पीआईओ कार्डधारियों को भारत की यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती थी। यह कार्ड कितने वर्ष के लिए जारी होता था? तो 15 वर्ष के लिए। 15 वर्ष के लिए पीआईओ कार्डधारियों को भारत की यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती थी। यह कार्ड कितने वर्षों के लिए जारी होता था? तो 15 वर्षों के लिए। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों को आजीवन वीजा मुक्त भारत यात्रा सुविधा और विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 2 सितंबर 2005 को किस योजना की शुरुआत की? तो प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना की। ओसीआई स्कीम है प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना की। केंद्र सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों को आजीवन वीजा मुक्त भारत यात्रा सुविधा और विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 2 दिसंबर 2005 से किस योजना की शुरुआत की? तो ध्यान रखेंगे 2 दिसंबर 2005 से किस योजना की शुरुआत की प्रवासी व्यक्तियों के लिए? तो प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना को। प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना को 2 दिसंबर 2005 को शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, भारतीय प्रवासी नागरिकता को दोहरी नागरिकता नहीं समझना चाहिए। तो भारतीय प्रवासी नागरिकता को दोहरी नागरिकता नहीं समझना चाहिए क्योंकि इससे उस व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? तो सत्य है। भारतीय प्रवासी नागरिकता को यानी भारतीय प्रवासी नागरिकता को दोहरी नागरिकता नहीं समझना चाहिए। तो भारतीय प्रवासी नागरिकता को दोहरी नागरिकता नहीं समझना चाहिए क्योंकि इससे उस व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते भारतीय प्रवासी नागरिकता को। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? तो सत्य है। सत्य है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जाकर बसे भारतीय मूल के सभी नागरिक भारत की विदेशी नागरिकता दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के योग्य है? तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में। किस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को छोड़कर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जाकर बसे भारतीय मूल के सभी नागरिक भारत की विदेशी नागरिकता दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के योग्य है? तो ये इस दोनों देश को छोड़कर जो भी हमारे देश का नागरिक दूसरे देश में है उसको दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के योग्य है। वो दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के योग्य है। ये भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में दिया। नेक्स्ट, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार की विशेषता है? तो संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार की विशेषता है? तो संघीय सरकार की। संघीय सरकार की। नेक्स्ट, भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों को पीआईओ कार्ड देने का प्रावधान किस वर्ष किया? तो भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों को पीआईओ कार्ड देने का प्रावधान किस वर्ष किया? तो वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में। ध्यान रखेंगे, भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों को पीआईओ कार्ड देने का प्रावधान किया।
नेक्स्ट पॉइंट है, हैदराबाद में आयोजित भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने किस वर्ष OCI कार्ड देने की घोषणा की? तो वर्ष 2006 में हैदराबाद में आयोजित भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने किस वर्ष OCI कार्ड देने की घोषणा की? तो वर्ष 2006 में। नेक्स्ट है, OCI कार्ड धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार है, लेकिन उनको कौन से 4 अधिकार नहीं होंगे? तो फर्स्ट होगा, चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते, खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। तो OCI कार्ड धारकों के पास, ध्यान रखेंगे, OCI कार्ड धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार है। तो भारतीय नागरिकों की तरह OCI कार्ड धारकों को अधिकार है, लेकिन उनको कौन से 4 अधिकार नहीं होंगे? तो 4 अधिकार जो है वो नहीं होंगे OCI कार्ड धारकों को। कौन? तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं OCI कार्ड धारक, वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते, और खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। इन 4 अधिकारों से वंचित रहेगा। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015 को लागू कर किस कार्ड को समाप्त कर दिया गया है? तो नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015 को लागू करके किस कार्ड को समाप्त कर दिया? तो PIO कार्ड को। 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PIO कार्ड योजना को वापस लेकर उसे किस योजना के साथ मिला दिया? तो OCI कार्ड योजना के साथ मिला दिया। 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PIO कार्ड योजना को वापस लेकर उसे किस योजना के साथ मिला दिया? तो OCI कार्ड योजना के साथ PIO कार्ड योजना को मिला दिया। ध्यान रखेंगे, 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PIO कार्ड योजना को वापस लेकर उसे किस योजना के साथ मिला दिया? तो OCI कार्ड योजना के साथ PIO कार्ड योजना को मिला दिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015 किस तिथि को से प्रभावी हुआ? तो 26 जनवरी 2015 से। राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015 किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो 26 जनवरी 2015 से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए भारत में कितने समय तक रहना अनिवार्य है? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हेतु आवेदन करने के लिए हमें अगर दूसरे देश के हैं और भारत में नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करना है तो भारत में कितने वर्ष तक रहना अनिवार्य है? तो अनिवार्य है 1 वर्ष तक रहना भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए भारत में कितने वर्ष तक रहना? ध्यान रखेंगे, आवेदन करने के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए भारत में कितने समय तक लगातार रहना अनिवार्य है? तो 1 वर्ष तक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? तो भारत की नागरिकता है स्थान आधारित नहीं अपितु वंश आधारित है। भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? तो स्थान आधारित नहीं है, ये स्थान आधारित नहीं अपितु वंश आधारित नागरिकता है भारत की। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है और समाप्त हो सकती है? तो देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है। भारतीय नागरिकता किस प्रकार छीनी या समाप्त हो सकती है? देशद्रोह के आरोप सिद्ध होने पर भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होने पर उसके अवयस्क बच्चों को भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होने पर उसके अवयस्क बच्चों की भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, किंतु अवयस्क बच्चा वयस्क होने पर कितने वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता की घोषणा कर सकता है? तो 1 वर्ष के भीतर। तो किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होने पर उसके अवयस्क बच्चों की भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, किंतु अवयस्क बच्चा वयस्क होने पर कितने वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता की घोषणा कर सकता है? तो 1 वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता का परित्याग किस प्रकार किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता का परित्याग जो है वो स्वेच्छा से, विदेशी नागरिकता के ग्रहण करने से एवं वंचित करने से। तो भारतीय नागरिकता का परित्याग किस प्रकार किया जा सकता है? तो स्वेच्छा से हो सकता है, विदेशी नागरिकता के ग्रहण करने से एवं वंचित करने से। विदेशी नागरिकता के ग्रहण करने एवं वंचित करने से भारतीय नागरिकता का परित्याग किया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता का ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता। तो यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है, भारतीय नागरिक, तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। किसी दूसरे देश का अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन
इनके संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में क्या राज्यों द्वारा अलग से नागरिकता दी जाती है? तो नहीं दी जाती। भारतीय संविधान के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में राज्यों द्वारा अलग से नागरिकता दी जाती है? नहीं, तो राज्यों द्वारा नागरिकता नहीं दी जाती है, एकल नागरिकता प्रावधान है। नेक्स्ट है भारत के किस एकमात्र प्रांत के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? तो भारत के किस एकमात्र प्रांत के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? तो जम्मू कश्मीर को थी, लेकिन अब नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर को भी अब नहीं है। वो भारत में केवल एक ही राज्य था जिसमें दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, वो केवल जम्मू कश्मीर में था ऐसा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रवासी धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हो भारत आए उनको देश की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के या उससे पहले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासी धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हो भारत आए हैं उनको देश की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम में उनको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान किया गया है उनको नागरिकता प्रदान करने का। ये जो अफगानिस्तान से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो 31 दिसंबर 2014 को उससे पहले जो व्यक्ति सब आए थे उसको। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया, बाद में यह अधिनियम बन गया? तो 12 दिसंबर 2019 को, 12 दिसंबर 2019 को। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद यह अधिनियम बन गया? तो 12 दिसंबर 2019 को, 12 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत केंद्र सरकार ने किस तिथि को इस कानून को लागू कर दिया? तो 10 जनवरी 2020 को इस कानून को लागू कर दिया। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत केंद्र सरकार ने किस तिथि को इस कानून को लागू कर दिया? तो 10 जनवरी 2020 को, 10 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कितने धार्मिक अल्पसंख्यक को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया? तो 6 समुदायों को, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कितने धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? तो 6 समुदायों को, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 2019 के संशोधन अधिनियम के तहत उपरोक्त 3 देशों के मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इन देशों का कोई मुस्लिम नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए किस अधिनियम के तहत आवेदन कर सकता है? तो नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 के 2019 के संशोधन अधिनियम के तहत उपरोक्त 3 देशों के मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। इन देशों का कोई मुस्लिम नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए किस अधिनियम के तहत आवेदन कर सकता है? तो नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में भारतीय नागरिकों के नाम शामिल होते हैं। एनआरसी को किस वर्ष की जनगणना के बाद तैयार किया गया था? तो वर्ष 1951 की जनगणना, वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में भारतीय नागरिक के नाम शामिल होते हैं। तो भारतीय नागरिक के नाम शामिल होते हैं। एनआरसी को किस वर्ष की जनगणना के बाद तैयार किया गया था? तो वर्ष 1951 की जनगणना के बाद एनआरसी को तैयार किया गया था। नेक्स्ट है अवैध विदेशियों के खिलाफ असम आंदोलन। असम आंदोलन के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और छात्र संगठनों के बीच असम समझौता हुआ। तो 15 अगस्त 1985 को अवैध विदेशियों के खिलाफ असम आंदोलन 1979 से 85 के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और छात्र संगठनों के बीच असम समझौता हुआ। तो 15 अगस्त 1985 को, 15 अगस्त 1985 को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इस समझौतों में एनआरसी की बात की गई। इसके तहत किस तिथि के बाद पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए प्रावधान शामिल किया गया? तो 24 मार्च 1971, 24 मार्च 1971।
इस समझौते में एनआरसी की बात की गई। इसके तहत किस तिथि के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने वालों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए प्रावधान शामिल किया गया? तो 24 मार्च 1971 को। नेक्स्ट, असम से अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। इसमें असम के लिए विशेष प्रावधानों के रूप में किस अनुच्छेद को शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 6A को। असम से अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। इसमें असम के लिए विशेष प्रावधानों के रूप में किस अनुच्छेद को शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 6A को। नेक्स्ट, असम में लगातार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के अद्यतनीकरण की प्रगति पर निगरानी कौन कर रहा है? तो उच्चतम न्यायालय। असम में लगातार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की अद्यतनीकरण की प्रगति पर निगरानी कौन कर रहा है? तो उच्चतम न्यायालय कर रहा है। नेक्स्ट, भारत का वह पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां वर्ष 1951 के बाद एनआरसी सूची को अद्यतन किया गया है? तो असम। भारत का वह पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां वर्ष 1951 के बाद एनआरसी सूची को अद्यतन किया गया है? तो असम है। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद। नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तें निर्धारित कौन कर सकता है? तो वो संसद। अब है CAA। क्या है CAA को देखते हैं। CAA का पूरा नाम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। तो CAA का पूरा नाम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम। इससे संबंधित विधेयक को लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। तो 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम प्रभावी हो गया। तो 10 जनवरी 2020 को, ये 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद विधेयक एक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम प्रभावी हो गया। CAA के तहत मुस्लिम बहुल आबादी वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो CAA के तहत, तो CAA में क्या है? तो CAA के तहत मुस्लिम बहुल, यानी जहां मुस्लिम ज़्यादा है आबादी वाला, तो मुस्लिम आबादी वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यक। तो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक कौन कौन है? तो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। CAA में यही है। और क्या है आगे देखते हैं। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। उसमें जो 6 धर्म के लोग हैं उसको शामिल किया गया, ऊपर दिया है, और इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। इसके अंतर्गत आने वाले लाभार्थी वे होंगे जो 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और उनको अपने मूल देशों में धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर का सामना करना पड़ा है। तो वही होंगे जो 31 दिसंबर 2014 के या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उनको अपने मूल देशों में धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर का सामना करना पड़ा है। तो धार्मिक उत्पीड़न के डर का सामना जिसे करना पड़ा हो उसे नागरिकता प्रदान किया जाएगा। और क्या है एनआरसी क्या है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, तो एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में भारतीय नागरिकों के नाम शामिल होते हैं। अवैध विदेशियों के खिलाफ असम आंदोलन के कारण केंद्र राज्य और असम के छात्र संगठनों के बीच 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले की पहचान करने एवं उन्हें वापस भेजने के लिए 24 मार्च 1971 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई। तो छात्र संगठनों के बीच 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए 24 मार्च 1971 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई।
तदनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और इसमें असम के लिए विशेष प्रावधानों के रूप में अनुच्छेद 6A को शामिल किया गया कि प्रगति की निगरानी कर रहा है। तो उच्चतम न्यायालय जो एनआरसी के अद्यतनीकरण की प्रगति की निगरानी कर रहा है। तो हमारा 5 नंबर चैप्टर समाप्त हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।